साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। खास तौर से मैं गौतम राणे सागर और आपके सामने जिस विषय पे बात करने के लिए आज उपस्थित हूँ अहम है। अहम भूमिका अदा करता है किसी भी देश की स्थिति बदलने के लिए, देश को ज्ञान के मार्ग पे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है। कहने के लिए आज शिक्षक दिवस है, अच्छी बात है। शिक्षा के प्रति अगर इतनी जागरूकता लोग देश में हो जाए तो बेहतर संदेश है, संदेश जाना भी चाहिए। क्योंकि शिक्षा के बारे में अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है, या ये कहा जाए कि शिक्षा एक ऐसे शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। और अगर शिक्षा को महत्व दिया जाए, शिक्षा के महत्व पे ध्यान दिया जाए, शिक्षा की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की जाए, तो ये बेहतर होता है कि किसी भी देश के प्रगति के लिए वो मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन आज जब जिस दिवस को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि 5 सितंबर 1888 को हमारे देश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन पैदा हुए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो नेल्लोर, हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में एक नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है सर्वपल्ली, और उसी गांव के नाम का ही इन्होंने अपना बनाया है, अपना टाइटल बनाया, अपने नाम के आगे टाइटल रखा है। और इनके नाम को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की कोशिश की जा रही है। और ये घटना 1967 की है, जब कुछ विद्यार्थियों ने इनसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद ये कहा कि मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूँ, आपका जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। तो जब जन्मदिन मनाने की बात आई तो ये बात डिसाइड किया सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कि इस जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। ये डिसाइड किया सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कि इसे डिसाइड करने का मकसद सिर्फ ये है कि इस मकसद से आज आप शिक्षक दिवस के रूप में, अगर हमारा जन्म दिवस मनाना चाहते हैं तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। और 5 सितंबर 1967 से शिक्षक दिवस के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस मनाया जाने लगा। क्या ये देखा जाए कि क्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन वास्तव में शिक्षक दिवस के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं, या उनसे बेहतर कोई उपयुक्त व्यक्ति है? क्योंकि हमारे देश में प्रचलन हो गया है, कोई स्वयंभू शिक्षक हो जाता है और कोई स्वयंभू वीर हो जाता है। कायर लोग भी अपने नाम के आगे वीर लिखना शुरू कर देते हैं, और साहित्यिक चोर लोग भी अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का दंभ भरने लगते हैं। जो व्यक्ति इस देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचा हो, उसके नाम के आगे जब चोर शब्द प्रयोग किया जाए तो कचोटता है, ये शब्द कचोटता है, हमें भी कचोटता है। लेकिन क्या करिएगा साहब, हमें कचोट के क्या करेगा? जिस व्यक्ति ने उस शिक्षक दिवस को अपने नाम के आगे जोड़ा है, क्योंकि स्वयंभू बनने की कोशिश की गई, क्या उनको प्रत्यय दिया जाएगा? ये प्रत्यय दूसरा कोई नहीं डिसाइड करेगा, ये स्वतः डिसाइड करेंगे। और ये प्रत्यय स्वतः डिसाइड किया सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। जब 1921 में मैसूर से कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र होकर के आए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, तो कलकत्ता में बड़ी खिल्ली इनकी उड़ाई जाती थी, क्योंकि इनकी जो पकड़ थी वो अंग्रेजी और बांग्ला भाषा पे बड़ी ही कमज़ोर पकड़ थी। जब क्लास में जाते थे तो बच्चे स्टूडेंट इनकी बड़ी खिल्ली उड़ाया करते थे, क्योंकि अब ये समझना चाहिए था। और छात्र जब किसी भी क्लास में अपने टीचर की खिल्ली उड़ाने लग जाएं,
और सिर्फ वास्तविक आधार पे कि उस व्यक्ति को, उस शिक्षक को ज्ञान नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान के लिए वो यहाँ आया है, उसका ट्रांसफ़र हो करके आया है, जो ज्ञान वो देने यहाँ आया है, अगर वो ज्ञान नहीं दे पा रहा है तो खिल्ली अगर छात्र उड़ाते हैं तो निश्चित तौर पे फिर ये छात्रों का दोष नहीं हो सकता। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की खिल्ली जब छात्र उड़ाए, जब वो क्लास में डॉक्टर अंबेडकर इकोनॉमिक्स के क्लास में पहुंच जाए और खिल्ली उड़ाए तो वहाँ समझ में आता है। लेकिन जैसे ही जब डॉक्टर अंबेडकर क्लास लेने लगते तो सारे बच्चे छुप करके उनके क्लास को, उनके पीरियड के, उनके स्पीचेस को, लेक्चर जो होता था उस लेक्चर को गंभीरता से सुनते थे। लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ ऐसा नहीं होता था, क्योंकि उनकी जो इंग्लिश और बांग्ला पे पकड़ थी वो पकड़ अच्छी नहीं थी। उनकी तेलुगु पे अच्छी पकड़ थी और तेलुगु कलकत्ता के लोग समझते नहीं थे, बच्चे समझते नहीं थे, इसलिए उनकी खिल्ली उड़ाई जाती थी। और उसी समय जो शब्द हम प्रयोग करने जा रहे हैं, उसी समय अजीब स्थिति पैदा हुई। एक जदुनाथ सिन्हा नाम के छात्र ने, जो शोधार्थी था, उसने अपनी थीसिस तैयार की इंडियन फिलॉसफी, जिसका भारतीय दर्शन अगर हिंदी कर दीजिए, हिंदी अनुवाद कर दीजिए तो भारतीय दर्शन हो गया। उस व्यक्ति ने 1921 में अपनी फिलॉसफी को 3 टीचर्स के सामने रखा और जिसको हेड कर रहे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। दूसरे जो टीचर थे वो डॉक्टर ब्रजेंद्र नाथ शील जी थे। तीसरे जो टीचर थे कृष्णचंद्र भट्टाचार्य जी। इन तीनों के सामने 1921 में जदुनाथ सिन्हा ने अपनी थीसिस प्रस्तुत की थी। ये पहली घटना है कि जब थीसिस प्रस्तुत की जदुनाथ सिन्हा ने तो लंबा वक्त लगा, 2 साल का वक्त लगा। और वो थीसिस की डॉक्टरेट की जो पीएचडी की उपाधि उसको घोषित की गई जो दी गई वो 1923 में दी गई। और तब दी गई जब वो किताब सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से छप करके ब्रिटेन से मार्केट में आ चुकी थी, तब दी गई, उसके पहले नहीं दी गई। जब वो कृष्णचंद्र भट्टाचार्य से मिलते जदुनाथ सिन्हा, तो कहते कि अभी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उसका अध्ययन कर रहे हैं, चूंकि 2000 पेजों की आपकी थीसिस है और 2000 पेजों की थीसिस को पढ़ने में वक्त लगता है, लेकिन 2000 पेजेस की थीसिस को पढ़ने में वक्त लगता है, ये सच है, अपने नाम से छपाने में वक्त नहीं लगता। और इस कृत्य को कहते हैं साहित्यिक चोर। साहित्यिक चोरी कृत्य को कहते हैं साहित्यिक चोरी, और जो व्यक्ति चोरी करता है उसे कहते हैं साहित्यिक चोर। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक साहित्यिक चोर व्यक्ति क्या अपने नाम के आगे अपना जन्म दिवस मनाने के लिए 1967 में स्वतः घोषित करे कि हमारे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए? कहाँ तक उचित है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल एक भारतीय दर्शन ही एक ऐसी एक किताब थी जिसको सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लिखा। उन्होंने तमाम किताबें लिखी। 1918 में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन लिखा और 1923 में जदुनाथ सिन्हा की लिखी गई किताब भारतीय दर्शन को अपने नाम से छपवाया। 1926 में जीवन का दृष्टिकोण लिखा। 1929 में एक आदर्श जीवन का दृष्टिकोण लिखा। 1939 में पूर्वोत्तर धर्म और पाश्चात्य विचार पर एक पुस्तक उन्होंने लिखी। धर्म और समाज पे उन्होंने 1947 में एक किताब लिखी। भागवत गीता एक परिचय लेख, संस्कृत पाठ, अंग्रेजी अनुवाद और उस पर टीका 1948 में लिखी।
धम्मपद 1950 में लिखी, उपनिषद के सिद्धांत 1951 में लिखी, आस्था की बहाली 1956 में लिखी, भारतीय दर्शन का एक स्रोत पुस्तिका 1957 में लिखी, धर्म विज्ञान और संस्कृत 1968 में लिखी। ये सारी पुस्तकों के बावजूद जो दुनिया में उनको प्रसिद्धि मिली, वो प्रसिद्धि मिली भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी, जो जदुनाथ सिन्हा लिखी थी। और जब अवार्ड किया गया, पीएचडी अवार्ड किया गया जदुनाथ सिन्हा को, और वो पुस्तक जब मार्केट में आ गई, मार्केट में देखने के बाद ही जदुनाथ सिन्हा के तो होश उड़ गए कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पास इतना भी वक्त नहीं था कि उसका कामा बदल देते, उसका स्ट्रोफे बदल देते, उसका फुल स्टॉप बदल देते। इतना भी वक्त नहीं था, इतनी जल्दी उनको थी कि उस पुस्तक को अपने नाम से कितनी जल्दी से जल्दी प्रिंट करा दिया जाए, ये उनको चिंता थी। और इसलिए न कामा उन्होंने बदला। विवाद तब खड़ा हुआ, इसके बाद कोर्ट गए जदुनाथ सिन्हा, हाई कोर्ट तक अप्रोच किया। जब हाई कोर्ट में अप्रोच करके 20,000 रुपए के मुआवजे के क्लेम किया उन्होंने, और उस मुआवजे के आधार पे, चूंकि ये कहा जाता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिस समाज में पैदा हुए थे, वो समाज चोरी भी करता है और सीनाजोरी भी करता है, और जदुनाथ सिन्हा के ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। ये पहला केस है कि केस का निस्तारण हुआ नहीं, चोरी का इल्जाम डिसाइड हुआ नहीं, उसके पहले ही मानहानि का मुकदमा दायर हो गया। बड़ी विचित्र स्थिति है। मानहानि हो सकता है लोअर कोर्ट होता तो मानहानि का मुकदमा शायद न दायर हुआ होता। बड़ी विचित्र स्थिति है कि जिस केस का डिस्पोजल ही नहीं हुआ, उस केस पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया गया। और जब उसको रिजेक्ट करने की अपील की जदुनाथ सिन्हा ने, और बकायदा ये कहा कि अभी हमारे केस को डिसाइड ही नहीं किया गया है, जब तक हमारा केस डिसाइड नहीं किया जाएगा हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा कैसे किया जा सकता है। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समझ में आ गया कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन अब बुरी तरह से घिर गए हैं। अब चोरी का इल्जाम तो लगेगा ही लगेगा, मानहानि करने का भी मुकदमा जदुनाथ सिन्हा चला सकते हैं। लेकिन क्या करिएगा, जदुनाथ सिन्हा की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो बहुत ज्यादा मुकदमे में आगे तक जा सकते। फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटल कराने की कोशिश की श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उस समय वाइस चांसलर थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटल कराया कि जो 20,000 का मुआवजा आप मांग रहे हैं, 20,000 का मुआवजा तो नहीं मिलेगा, लेकिन 10,000 रुपए पे आउट ऑफ कोर्ट सेटल कराया गया। 10,000 रुपए दे करके भी किसी की थीसिस चोरी करा लेने का मुआवजा नहीं कहा जा सकता। ये कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि अगर आपने 10,000 रुपए दे करके आउट ऑफ कोर्ट सेटल करा लिया, बावजूद वो किताब आपके नाम पे चल रही है, तो इसको साहित्यिक चोरी कहते हैं और इसको ज्ञान के साथ विश्वासघात कहते हैं। शिक्षक होने के साथ विश्वासघात कहते हैं। कहते हैं शिक्षक गुरु है, दर्पण है, एक सच्चाई है, प्रतिबिंब है। स्वर्ण को जो सोना है, उस सोने को कीमती बनाने के लिए दहकती ज्वाला है, जो छात्रों को स्वर्ण के रूप में परिवर्तित करती है। हर वो कूटती हुई हथौड़ा है छात्रों को। जैसे हथौड़ा सोने को कूटता है, उसी तरह शिक्षक अपने विद्यार्थी को कूटता है ताकि सोने को कुंदन बनाया जा सके। ये पहला शिक्षक देखने को मिला जो कुंदन को भी सोने में ही तो नहीं
बल्कि उस सोने को भी कोयले की खान में झोंकने की कोशिश कर रहा हो। यह पहला शिक्षक देखने को मिला। इससे पहले शिक्षक इस तरह के देखने के नहीं मिले। शिक्षक होता है कानन और कंचन बनाने के मार्ग का प्रणेता होता है, जो विद्यार्थियों को बनाता है। यह सच है। शिक्षक निष्ठुर होता है, कठोर होता है अपने छात्रों के प्रति, लेकिन इसलिए नहीं कि वो अपना दर्प पूरा करना चाह रहा है, बल्कि इसलिए कि सोने को जिस तरह से दहकती ज्वाला से गुजरना पड़ता है, उसी तरह से शिक्षक अपने छात्र को दहकती ज्वाला से गुजारता है, ताकि वो पूरी तरह से कानन और कंचन में बदल जाए, कुंदन में बदल जाए, और उसकी कीमत होने लगे। हर साधारण से साधारण व्यक्ति उसकी कीमत लगाने लग जाए। ये बड़ी विचित्र आदमी। इसीलिए कह रहे हैं कि जो शिक्षक होता है कठोर होता है, निष्ठुर होता है अपने छात्र के प्रति। सिर्फ इसलिए निष्ठुर होता है कि उसका छात्र बेहतर करे, उसका छात्र बेहतर बन पाए। ये कौन सा शिक्षक होगा जो बेहतर छात्र को कहते हैं? एक बार जवाहरलाल उनके शास्त्री जी के बारे में एक बार लिखा गया कि जब वो एग्जाम दे रहे थे और उसके बाद कॉपी जब एग्जामिनर के पास गई, तो एग्जामिनर ने लिखा एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। बहुत स्थिति होती है, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि छात्र शिक्षक से बेहतर होते हैं, लेकिन क्या वो शिक्षक छात्र की लिखी हुई थीसिस को चुरा करके अपने नाम पे प्रिंट करा लेगा? ऐसा उदाहरण कभी नहीं देखने। हमारे देश में ऐसा उदाहरण 2 जगह देखने को मिलता है। पहला स्थान है कि सावरकर, जो कायर सावरकर थे, 60 रुपए पेंशन पे, अंग्रेजों के 60 रुपए पेंशन पे जीवित रहते थे। वो भी अपने नाम के आगे वीर लगाते थे। और एक ऐसे साहित्यिक चोर दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जो करते हैं साहित्यिक चोरी और अपने जन्मदिन को मनाने के लिए छात्रों से कहते हैं कि शिक्षक दिवस मनाइए। और 1967 में इस प्रवृत्ति की या इस प्रचलन की शुरुआत की गई। आज भी इस स्थिति को देखें तो ये स्थिति कहती क्या है? अगर ये देखा जाए तो क्या हमेशा इसी तरह से द्रोणाचार पैदा होते रहेंगे, जो कभी अर्जुन को जिताने के लिए, एक निकम्मे को धनुर्धारी बनाने के लिए किसी का अंगूठा काट लेंगे, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लोग पैदा होते रहेंगे, जो अपने छात्र को जिताने के लिए, अपने प्रिय छात्र को जिताने की कोशिश न कर रहा हो, खुद ही उस छात्र से जीतने की कोशिश कर रहा हो जो छात्र उसका क्लास लेता है। इस स्थिति को क्या कहेंगे? इसको शिक्षक दिवस कहेंगे। अगर वास्तविक तौर पे शिक्षक दिवस मनाना है, शिक्षिका क्या होती है, शिक्षक क्या होता है, तो ये जरा देख लीजिए। ज्योतिबा फूले से देख लीजिए, सावित्रीबाई फूले को देख लीजिए। शिक्षिका क्या होती है, शिक्षक क्या होता, वहां से ज्ञान मिलता है। चूंकि उनको आपने शूद्र बना दिया, उनको शिक्षक कहने पे आपकी जिह्वा आपकी जिह्वा में मुड़ेर आ जाता है, मोड़ आ जाता है, और आप चोरी करेंगे, आपके नाम पे शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। कब तक इस तरह से प्रवृत्ति पैदा होगी? और आज भी आलम यह है, शिक्षा का आलम यह है कि आप देखिए, अभी हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अगर हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं आती तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमारे देश में शायद नहीं होती। पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अगर किसी ने परमिशन दी थी और शिक्षा नीति निर्धारित करने के लिए अगर कोई कमेटी बनी थी, तो यह पहली मर्तबा हुआ कि उस कमेटी का चेयरमैन आद गोदरेज था। शिक्षा नीति निर्धारित कौन करेगा? आद गोदरेज। उपाध्यक्ष कौन थे? अनिल अंबानी।
क्या विचित्र स्थिति नहीं लगती? आपको नहीं लगता कि उसी समय से एक परिपाटी बन गई थी कि शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाएगा? आज अगर हम देखें कि 40 यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उस 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर के पद हैं 1125 पद हैं प्रोफेसर्स के। शेड्यूल कास्ट कितने हैं? 39। होने कितने चाहिए? 39। इसका मतलब 3.47%। होने कितने चाहिए? 15%, 15%। एसटी कितने हैं? 8। कितने परसेंट? 1.27%। कमाल तो तब हो जाता है कि जब इस देश में जिनकी आबादी आधे से ज्यादा है, 50% से ज्यादा सॉरी, जिनकी आबादी है, उनका एक भी प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है। इवन नॉट ए सिंगल प्रोफेसर इज अपॉइंटेड इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज across the country. That number is 40 and 41. जनरल कितने हैं जिनको नॉन रिजर्व्ड कहा जाता है? अजाइब नाम दे दिया गया, उसको जनरल कहते हैं। 1071। 1071 प्रोफेसर्स जनरल के हैं, यानी नॉन रिजर्व के हैं। वो कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे चोर लोग। हो सकता है ज्यादा उसमें ना हो, लेकिन ज्यादातर लोग इस तरह से हैं। चोर लोग क्यों कह रहे हैं कि अगर आज भी एग्जाम खुले तौर पे पारदर्शिता के साथ करा लिया जाए तो जो बैकवर्ड के पीएचडी किए हुए लड़के हैं वो इनसे ज्यादा योग्य निकलेंगे, इसलिए कह रहे हैं चोर। लेकिन ये हो नहीं सकता। हमारे देश में जो जन्म से 90% गुण उसमें मौजूद हो जाते हैं क्योंकि वो एंटीनाधारी है। हमारे देश में 10% नाम जो उनका गुण बचता है, 90% तो जन्म से, 10% उन्हीं के समाज में जन्म पाए हुए लोग इस तरह से प्रतिष्ठापित करते रहते हैं। खैर, प्रोफेसर की बात कर रहे थे। ये प्रोफेसर हैं। आप जरा एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या देख लें। एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या जो पूरे देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है, वो संख्या है 2620। 2620 में शेड्यूल कास्ट के जो प्रोफेसर्स हैं वो 130 हैं, मतलब 4.96%। एसटी के हैं 34, यानी 1.3%। बैकवर्ड यहां भी गायब है। बैकवर्ड यहां भी गायब है। अब जरा दूसरी संख्या देख ले। असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या है? 7,741 सीटें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसमें से 931 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शेड्यूल कास्ट के, और एसटी के हैं 423, यानी कि शेड्यूल कास्ट के 12.02% और एसटी के 423.54%। और इसमें जो संख्या है, इसमें बैकवर्ड के लोग हैं। 1113 लोग बैकवर्ड के हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन 5130 असिस्टेंट प्रोफेसर नॉन रिजर्व के हैं। अब प्रश्न, ये डेटा हमने आपके सामने क्यों रखा? ये डेटा इसलिए रखा गया कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर से भर्ती होती है, भर्ती में जब बैकवर्ड के लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हो रहे हैं, तो फिर वो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? वजह तलाशनी चाहिए कि आखिर फिर क्यों नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें होना चाहिए। अगर वो नहीं हो पा रहे हैं तो कोई ना कोई साजिश तो है। क्या साजिश है? कि इसका मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर तक ही उनको किसी न किसी तरीके से उलझा करके रखा जाता है ताकि वो एसोसिएट प्रोफेसर
और प्रोफेसर न बन पाए। तभी तो ये आलम है, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो डेटा है वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे वहां शिक्षक मौजूद हैं जो इन शिक्षक को, असिस्टेंट प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर नहीं बनने दे रहे हैं। कौन ध्यान देगा इस पे? कौन आएगा ध्यान देने के लिए इस पे? और नॉन टीचिंग स्टाफ की अगर हम बात कर लें तो नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो शेड्यूल कास्ट का 8.96% है, एसटी का 4.25% है, ओबीसी का 10.17% है और अनरिजर्व्ड जो हैं वो 76.14% है। एक बार आरटीआई का जवाब देते हुए यूजीसी ने जो डेटा उपलब्ध कराया वो 2008 को उपलब्ध कराया डेटा। कितना भ्रामक डेटा उपलब्ध कराया! वो भ्रामक उपलब्ध डेटा ये कराया कि शेड्यूल कास्ट की जो भर्तियां हो गई है 2013 में, उनकी संख्या 2012 में उनका जो रेशियो था रिप्रेजेंटेशन का वो 6.25% था और जबकि 2018 में आकर के वो रेशियो 18.97% हो गया। इसका मतलब जो उनको रिजर्व दिया गया है, जो सीटें दी गई है, उससे भी आगे बढ़ गए हैं। शेड्यूल ट्राइब के लिए भी वही कहा गया कि इनकी भी संख्या जो 7.5% दी गई थी, 7.5% तो नहीं हो पाई, लेकिन इनकी संख्या 6.47% हुई। जबकि असलियत ये कहता है कि इनकी संख्या शेड्यूल कास्ट की 2018 में भी जो थी वो 6.4% थी, क्योंकि 2012 के बाद से भर्तियां हुई ही नहीं ढंग की, तो आखिर संख्या बढ़ी कहां से? रिप्रेजेंटेशन बढ़ा कहां से? जो रोस्टर था 200 पॉइंट रोस्टर, उस 200 पॉइंट रोस्टर को भी आपने खत्म करके 20 पॉइंट रोस्टर, 15 पॉइंट रोस्टर पे ले आ दिए, ताकि ये साजिश की जा सके कि इनकी भर्तियों को रोका जा सके। तो आप अंदाजा लगाइए ये भरा क्यों गया। ये इतने झूठ, आप झूठ का आलम यह है कि झूठ सिर्फ एक जगह कहीं नहीं बोला जा रहा, पब्लिक मीटिंग में नहीं बोला जा रहा, जो चुनावी रैलियों में ही झूठ नहीं बोला जा रहा। झूठ अब बकायदा आरटीआई के जवाब में भी बोला जा रहा है, यूजीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रही है, झूठ कोर्ट में भी बोला जा रहा है, झूठ पार्लियामेंट में बोला जा रहा है। और झूठ का ये आलम है कि झूठ तो लाल किले से भी बड़ी बहादुरी के साथ बोला जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक उर्फ चौकीदार कुछ कर पाए या न कर पाए, लेकिन हमें तो नाज है कि उस व्यक्ति से बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से दुनिया का कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। सर तो गर्व से बढ़ा दिया उस व्यक्ति ने। भारत देश के जब भी पूरी दुनिया में किसी झूठ बोलने वाले का नाम आएगा तो वो नाम आएगा, हिटलर सबसे ज्यादा झूठ बोलता था अगर जर्मनी में, तो हिटलर को भी पछाड़ने वाला व्यक्ति भारत में पैदा हुआ जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। शानदार झूठ बोलता है व्यक्ति, कोई मुकाबला नहीं, देश की कोई ताकत नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं कुछ व्यक्ति से 24 घंटे में 5 सच बुलवा सके, कोई ताकत नहीं। ये डेटा रख करके हम आपके सामने यही बात रखना चाह रहे हैं कि कब तक आखिर रोहित वेमुला मरेंगे, कब तक अर्जुन को जबरदस्ती जिताने की द्रोणाचार्य लोग कोशिश करते रहेंगे।
कब तक चलता रहेगा ये? जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर क्यों नहीं हो पाते? कौन जवाब देगा? और मजेदार बात तो ये है कि अगर ये देखा जाए कि तकरीबन जो यूजीसी के मुताबिक जो टीचर्स की 716 जो यूनिवर्सिटीज हैं, उस 716 यूनिवर्सिटीज में जो टीचर्स की संख्या होनी चाहिए थी वो 7.26 लाख होनी चाहिए थी, मतलब 7,26,000 होनी चाहिए थी। और आज भी टीचर्स की जो भर्तियां हुई हैं वो केवल 1,02,00,200 के आसपास भर्तियां हुई हैं। और आज जब रोस्टर को दिया गया तो भर्तियों को पूरी करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कितनी पूरी हो पाई, कितनी नहीं पूरी हो पाई, आप ये बेहतर जानते हैं। जिस देश में इस तरह से व्यवस्थाएं चलेगी, कैसे काम चलेगा आप ये समझिए। कब तक शिक्षा का स्तर इतना गिरता रहेगा और लोग बर्दाश्त करते रहेंगे? अगर शिक्षा का स्तर इसी तरह से गिराया जाएगा तो क्या होगा? हमारे देश की स्थितियां क्या बन रही हैं? शिक्षा को पूरी तरह से कॉमर्शलाइज करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्योंकि शिक्षा जितनी महंगी होगी, गरीब का बेटा उतना कम अध्ययन कर पाएगा। क्योंकि यह कहा जाता है शिक्षित व्यक्ति सस्ती मजदूरी नहीं करता है। शायद इसीलिए शिक्षा को महंगा किया जा रहा है कि हमारे देश में शिक्षा जब महंगी होगी तो गरीब का बेटा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। अब जब गरीब का बेटा शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तो मजबूरी उसकी होगी कि सस्ती मजदूरी करेगा। आज कितना प्रासंगिक होगा अगर हम शिक्षक दिवस के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रतिमा रख करके माल्यार्पण करें? क्या ये शिक्षा जगत बर्दाश्त कर पाएगा? आज का जो प्रश्न है, जो हमारे जेहन में कौध रहा है, वो प्रश्न हमारे जेहन में कौध इसलिए रहा है कि जो शिक्षा के आधार पे, अगर शिक्षा का यही आलम रहा कि एक साहित्यिक चोर के नाम पे शिक्षा दिवस मनाया जाएगा, तो शिक्षा का स्तर क्या होगा? कभी भी किसी जदुनाथ सिन्हा के थीसिस को अपने नाम पे वो प्रिंट करा लेगा और अपनी थीसिस बता देगा, अपनी किताब बता देगा, अपनी उपलब्धि बता देगा। कब तक चलेगा ये? इसलिए अगर शिक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो सावित्रीबाई फूले को सॉरी शिक्षा अगर शिक्षक दिवस ही मनाना है तो सावित्रीबाई फूले को शिक्षक दिवस के रूप में उनकी प्रतिमा को रख करके शिक्षक दिवस मनाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सावित्रीबाई फूले ने जो जिजीविसा दिखाई, जो जीवटपन दिखाया शिक्षा के प्रति और खास तौर से महिलाओं के शिक्षा के प्रति, वो कहीं नहीं मिलता। जिन महिलाओं को शिक्षा से पूरी तरह वंचित कर दिया गया था, उस शिक्षा के प्रति अगर कोई जीवटपन दिखाया गया है, कोई जिद दिखाई गई है, तो सावित्रीबाई फूले द्वारा दिखाई गई। जबकि जब वो अपने विद्यालय जाती थी, विद्यालय जाते समय उनके ऊपर गोबर फेंके जाते, अंडे फेंके जाते, टमाटर फेंके जाते थे, ताकि आहार करके वो शिक्षा बच्चियों को शिक्षा देना बंद कर दे। लेकिन ये ज्योतिबा फूले जी मानते थे कि अगर लड़कियों को शिक्षा दिया गया तो कम से कम 3 पीढ़ियां, यानी पूरी की पूरी पीढ़ी और 3 पीढ़ियां शिक्षित हो जाती है। और केवल लोगों को, पुरुषों को शिक्षा देने से वो शिक्षा एक घर तक सीमित हो सकती है, लेकिन पीढ़ियों तक नहीं जा सकती। तो जिन महिलाओं को शिक्षित करने का काम
सावित्रीबाई फूले जी ने किया है। अगर शिक्षक दिवस मनाना है तो सावित्रीबाई फूले जी के नाम पे शिक्षक दिवस मनाइए, किसने रोका? और आज अगर इस शिक्षक दिवस के सर्वपल्ली राधाकृष्णन को छोड़ दीजिए, इस शिक्षक दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में नहीं, इस देश में अगर किसी रूप में मनाया जाना चाहिए तो शिक्षा के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। कोई शिक्षक दिवस नहीं बल्कि शिक्षा दिवस मनाया जाना चाहिए। गुरु को कभी सम्मान के लिए भूखा नहीं रहना पड़ता। गुरु कभी सम्मान के लिए किसी छात्र से अपेक्षा नहीं करता और छात्र गुरु को खुद ही सम्मान देता रहता है। जिस दिन शिक्षा दिवस के रूप में 5 सितंबर को ही सही, इस दिवस को शिक्षक दिवस की बजाय शिक्षा दिवस के रूप में हम मनाना शुरू करेंगे, उसी दिन शिक्षा का महत्व बढ़ेगा। अभी शिक्षक का महत्व बढ़ रहा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लोगों का महत्व बन रहा, क्योंकि जब हम उनकी प्रतिमा पे मालार्पण करते हैं, उनकी प्रतिमा को सम्मान देते हैं, तो जिनकी प्रतिमा को सम्मान देते हैं उसके आचरण को अपने जेहन में उतारने की कोशिश करते हैं। और जब आचरण सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का चोरी का है तो आखिर हम उतारेंगे क्या अपने जेहन में? अगर सावित्रीबाई फूले जी के आचरण को हम अपने जेहन में उतारेंगे तो सावित्रीबाई फूले के आचरण को उतारने का मतलब ये हुआ कि हम सच्चा शिक्षा के प्रति अपने आप को डेडिकेट करने जा रहे हैं, समर्पित करने जा रहे हैं, और समर्पण ही चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज के दिन अगर कोई प्रतिज्ञा ग्रहण करने की जरूरत है तो प्रतिज्ञा ये ग्रहण करने की जरूरत है कि शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है उसका घोर विरोध होना चाहिए, प्रचंड विरोध होना चाहिए, और तब तक विरोध चलना चाहिए जब तक शिक्षा का सरकारीकरण नहीं किया जाए और शिक्षा को मुफ्त न किया जाए। खास तौर से जो लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए शिक्षा मुफ्त जब तक न किया जाए तब तक ये आंदोलन चलना चाहिए। और ये नहीं कि टेक्निकल एजुकेशन के नाम पे मोटी मोटी फीसें ले लिया जाए। आईआईएम के नाम पे, आईआईटी के नाम पे, एमबीबीएस के नाम पे 28 लाख रुपए की पैकेज, 15 लाख का पैकेज, जिसका कम से कम हमने जितने भी मेडिकल कॉलेज से बात किया, जिनको 15 लाख का पैकेज दे रहे हैं, वो रो रहा है। वो कह रहा है कि हमें तो बहुत कम फीस दी जा रही है। मतलब ये कि फीस बहुत ज़्यादा है। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जो इतनी फीस दे के आएगा वो कौन व्यक्ति होगा? क्या जूता सिलने वाले का बेटा होगा? कपड़ा प्रेस करके, कपड़ा धुल करके अपनी आजीविका चलाने वाले बेटे का बेटा शिक्षा ग्रहण कर पाएगा? मूली बो करके, सब्जी लगा करके अपनी आजीविका चलाने वाले का बेटा मौर्य, कुशवाहा, शाक्य सैनी का शिक्षा ग्रहण कर पाएगा? खेतों में हल लगा करके काम करने वाले कुर्मी का बेटा जो बैलों के पीछे चलता है शिक्षा ग्रहण कर पाएगा? यादव का बेटा जो भैंस चरा करके अपना काम कर, अपनी आजीविका चला रहा है, वो शिक्षा ग्रहण कर पाएगा? या बहुत सारे लोग बहुजन समाज के ऐसे हैं जिनको शूद्र बना दिया गया है, बड़ी मुश्किल से अपने दिन भर की दिनचर्या से कैसे वो ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं। परिणाम ये होता है कि हाई स्कूल और इंटर तक जाते जाते माँ बाप को कहना पड़ता है कि अब आगे हम नहीं देख पाएंगे। जब हम आगे नहीं देख पाएंगे तो करना क्या है, यह समझने की जरूरत है। आगे नहीं देख पाएंगे इसका मतलब आप अपनी व्यवस्था करिए। अगर अपनी व्यवस्था आप खुद नहीं कर रहे हैं तो यह व्यवस्था हम कर पाने की स्थिति में नहीं है। जब बाप ये जवाब दे दे अपने बेटे को तो बेटा शिक्षा ग्रहण कैसे करेगा? और शिक्षा देना यह दायित्व होता है सरकार का।
ये दायित्व तो उस राष्ट्र का है जिस राष्ट्र के निर्माण की बात की जा रही है। ये दायित्व तो राष्ट्र का है कि हर व्यक्ति शिक्षित हो और उसकी प्रतिभाओं को आगे लाने की कोशिश किया जाए, उसके प्रतिभाओं का राष्ट्र निर्माण में, वास्तविक राष्ट्र निर्माण में, उदंड राष्ट्र निर्माण नहीं बल्कि वास्तविक राष्ट्र निर्माण में उसके प्रतिभाओं का प्रयोग किया जाए। लेकिन ये सब नहीं हो रहा। इस देश में हो क्या रहा है, इसी के ध्यान देने की जरूरत है। आज यही प्रतिज्ञा कम से कम अगर हम ग्रहण कर लें कि शिक्षक दिवस नहीं बल्कि इस दिन को अगर परिपाटी बना दी गई तो परिपाटी हम लोगों को बदलने के लिए भी तैयार होना चाहिए। इस दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए और शिक्षा दिवस के रूप में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की भी प्रतिमा को रखा जाना चाहिए। उनके सामने सम्मान प्रकट किया जाना चाहिए तो बेहतर एक मार्ग हमें मिलेगा, बेहतर आदर्श मिलेगा। जिसको हम आदर्श मानते हैं उनके चरित्र को अपने जेहन में उतारते हैं। अगर शिक्षक दिवस के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आदर्श मानेंगे तो हमारे अंदर आचरण ये आएगा कि अगर हम क्लास लेने जाएंगे तो छात्र हमारे कम ज्ञान पे हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, फप्तियां कसेंगे। और आज इस बात की गारंटी हम दे सकते हैं कि जितने भी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, बैकवर्ड के हैं, माइनॉरिटी के हैं, जब वो क्लास लेने जाते हैं तो अगर उन पे कोई फप्तियां कसता होगा तो सिर्फ उस समय फप्तियां कस पाता होगा जब वो क्लास से बाहर हो या क्लास में आने वाले हों। और क्लास लेते समय उन पर फप्तियां कसने की किसी की औकात नहीं, क्योंकि वो जो ज्ञान लेकर के आते हैं, जो तैयारी करके आते हैं, जो शिक्षा के प्रति समर्पण लेकर के आते हैं, वो शिक्षा के प्रति समर्पण जो उनका है वो किसी भी विद्यार्थी को चू से चा नहीं करने देता। इसलिए आज भी इसी बात का दावा किया जा रहा है या अपील की जा रही है, अपेक्षा हम कर रहे हैं, शिक्षक दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की कोशिश करिए। अनावश्यक साहित्यिक चोर के नाम को, साहित्यिक चोर को महिमा मंडन करने की कोशिश न की जाए। हमारे देश में हमेशा जिन्होंने विध्वंस का काम किया है उनको महिमा मंडन करने की कोशिश की जाती है और जिसने इस देश के निर्माण का काम करने की कोशिश की गई है उसको अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या यह विचार नहीं किया जाना चाहिए? यह विचारणीय प्रश्न नहीं है। लोग कहते हैं, रजनीश जी भी बड़े बेहतरीन तरीके से दार्शनिक अंदाज में ये कहते थे। एक बार शिक्षक दिवस पे भी उन्होंने इस बात को कहा था, जब लोगों ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बड़ा गुणगान किया तो उन्होंने कहा था कि अरे ये क्या हो गया भाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक व्यक्ति अगर जाकर के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने की कोशिश करे, राजनीति में चला जाए, तो उसने तो शिक्षा का अपमान किया है ना। वो कहां शिक्षा के प्रति समर्पण किया उसने? उससे तो लालच आ गई राजनीति में जाने का, महिमा मंडित होने का, उसको ऊंचे से ऊंचे स्थान पे पहुंचने का उसकी ख्वाहिश हो गई, उसकी भूख हो गई। वो शिक्षा के प्रति कहां समर्पित है? अगर वो व्यक्ति राष्ट्रपति होता और वहां से त्याग पत्र दे करके ये कहता कि मैं यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाऊंगा, तब ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि शिक्षा के प्रति वो व्यक्ति समर्पित है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा को छोड़ करके जो देश की आधारशिला तैयार करता है, ज्ञान की आधारशिला तैयार करता है, और किसी देश के निर्माण में ज्ञान ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, वो व्यक्ति अगर वो राजनीति में जा रहा है तो वो तो पलायनवादी हो गया। उसको पलायनवादी कहते हैं।
शिक्षा के प्रति उसमें मोह नहीं कहते, शिक्षा के प्रति लगाव नहीं कहते, शिक्षा के प्रति समर्पण उसे नहीं कहते, वो पलायनवादी है। और पलायनवादी व्यक्ति का गुणगान किया जाना ये कहां से उचित है? जो व्यक्ति शिक्षा के जगह को छोड़ करके राजनीति जैसे जगह में जाए, उसके नाम पे शिक्षक दिवस, आज जब हमने पोस्ट किया था, ये बात यहां लाना जरूरी है, जब हमने पोस्ट किया, एक व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट किया, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे एक फर्जी शर्मा जी फर्जी ब्राह्मण बनने के चक्कर में उन्होंने कमेंट किया कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति इस देश का हो, उसके नाम के आगे अगर इस तरह का शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो मैं इस ग्रुप में रहना पसंद नहीं करूंगा, इस ग्रुप से इनको हटा दिया जाए। बहरहाल ये हमारे लिए भी अच्छी बात है कि उस ग्रुप से हटाया इसलिए गया कि एक फर्जी व्यक्ति जो ब्राह्मण शर्मा लिखते हैं, लोहार बिरादरी के हैं, शर्मा लिखते हैं, उनको बुरा लगा। और मजे की बात ये कि वो जज जैसे पद को सम्मानित करते हैं, ऐसा मूर्ख व्यक्ति हमने जीवन में कभी नहीं देखा। जो व्यक्ति जज जैसे पद को सम्मानित करता, वो वहां टिप्पणी कर सकता था कि आपने अगर इनको साहित्यिक चोर कहा है तो साहित्यिक चोर होने के प्रमाण दीजिए। वो व्यक्ति ये नहीं कहता कि जो इस देश का राष्ट्रपति हो उसके नाम पे चोर, उसको चोर कहा जाए, इन्हों ग्रुप से हटाइए। और जब तक इस तरह के मूर्ख लोग पैदा होते रहेंगे और ज्यादातर को केवल जो आजीविका चलाने के लिए अपना शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे, ऐसे लोग इस देश के लिए खतरनाक हैं। लेकिन जो आजीविका के साथ साथ पे बैक टू सोसाइटी कर रहा है, समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, अगर बहुत समाज में नहीं जा पा रहा है तो जिस जाति में उसने जन्म लिया है उस जाति के लोगों को भी अगर जागरूक करने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा सलाम करने का मन करता है, सलाम करते रहेंगे और ऐसे मूर्खों से बचते रहेंगे। जो मूर्ख जज की कुर्सी पे बैठे हों और वो ये ना कहें कि आप हमें प्रमाण दीजिए कि आपने चोर क्यों कहा, वो सिर्फ ये कहा कि एक जो राष्ट्रपति हमारे देश का था उसको, उसका अपमान है, इसलिए ग्रुप से मुझे निकाल दीजिए या उनको निकाल दीजिए। फर्क नहीं पड़ता ग्रुप से, लेकिन एक मानसिकता, यहां इसको कोट करने की मानसिकता हम व्यक्त कर रहे हैं कि अगर इस तरह की मानसिकता रहेगी, जब भी किसी भी चीज कही गई है तो उससे पूछा जाना चाहिए कि आपने ये कहा तो क्यों कहा। एक और ग्रुप है, उसको भी हम जोड़ रहे हैं, तो मुझसे ये कहा गया कि कृपया इस तरह के पोस्ट से बचें, हम उनकी मजबूरी समझ सकते हैं। उन्होंने क्यों कहा कृपया इस तरह की पोस्ट से बचें? क्योंकि वो पत्रकारिता करते हैं, बड़े अच्छे जॉब में हैं, सत्ता के शीर्ष पे केंद्रित रहते हैं, उन लोगों का ग्रुप है। हमने उनसे ये कहा, फिर हमने उनसे ये कहा आप कहें तो मैं प्रमाण दे सकता हूं। उन्होंने ये कहा कि प्रमाण की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, आपने लिख करके भेज दिया, मुझे पता है, लेकिन ये समय तर्क करने का नहीं है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि ईमानदारी से उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ये वक्त तर्क करने का नहीं है, ये वक्त झूठ और फरेब की दुनिया का समर्थन करने का है। करते रहेंगे लोग, कुछ लोग करते रहेंगे फरेब और झूठ की दुनिया का समर्थन। हम जैसे लोग झूठ और फरेब की दुनिया का समर्थन नहीं करते। इस देश को आज भी जरूरत है कि इस देश में सुभाष चंद्र बोस जन्म ले, इस देश में भगत सिंह जन्म ले, इस देश में ऊधम सिंह जन्म ले, इस देश में सावित्रीबाई फूले जन्म ले, इस देश में ज्योतिबा फूले जन्म ले, इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जन्म ले, इस देश में मान्यवर कांसीराम जी जन्म ले, इस देश में बीपी मंडल जन्म ले, और इस देश में
बहुत सारे ऐसे महापुरुष जन्म लें, कर्पूरी ठाकुर का हो गया, कुशवाहा जी का हो गया, ऐसे सारे लोगों को जन्म लेने की जरूरत है। लेकिन हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग जन्म तो लें, लेकिन वो मेरे घर में न जन्म लें, मेरे पड़ोसी के यहां जन्म लें। तो ये मनोवृत्ति की पुनरावृत्ति जब तक होती रहेगी, तब तक आप अपने अधिकारों से वंचित ही रहेंगे। प्रोफेसर की सीट पे बैकवर्ड नहीं पहुंच पाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एसोसिएट प्रोफेसर की सीट पे बैकवर्ड नहीं पहुंच पाएगा। अगर पहुंचना है तो इस मनोवृत्ति की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस बात की प्रतिज्ञा जरूर ग्रहण करनी चाहिए। जब तक इस बात की प्रतिज्ञा नहीं ग्रहण होगी, तब तक नहीं चलेगा। अधिकार, एक शेर पढ़ते हैं कि फूल वही खिल पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार नहीं मांगे जाते, अधिकार तो छीने जाते हैं। ये अधिकार हैं आपके, और अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलता है। मांगने से तो शायद भीख मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। अधिकार को हमेशा छीनने के लिए काम किया जाता है। अधिकार को पाने के लिए हमेशा अपनी प्रतिभा दिखाई जाती है, अपना शौर्य दिखाया जाता है, अपनी ताकत और अपनी एकता दिखाई जाती है। जहां ताकत और एकता आपकी प्रदर्शित हुए ही नहीं, तो झूठ और फरेब की दुनिया निश्चित तौर पे बंद होने वाली है। आज के दिन फिर हम आपसे यही कहेंगे कि आज के दिन सिर्फ यह प्रतिज्ञा ग्रहण करनी है कि इस देश, आज के दिन को शिक्षा दिवस के रूप में, और इस देश में शिक्षा दिवस के साथ साथ इस देश में शिक्षा को मुफ्त कराने तक के जो आंदोलन है, वो आंदोलन जब तक रिजल्ट में, परिणाम में न प्रदर्शित हो जाए, तब तक हमें आपको चुप नहीं होना है। जब तक 52% आबादी, जब तक 52% प्रतिनिधित्व सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बैकवर्ड के प्रोफेसर की नहीं हो जाए, जब तक 52% प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में बैकवर्ड का नहीं हो जाए, जब तक 52% प्रतिनिधित्व हाई कोर्ट में बैकवर्ड का नहीं हो जाए, जब तक 52% की भागीदारी मंत्रिमंडल में बैकवर्ड के न हो जाए, जब तक नीति आयोग में 52% सदस्यों की प्रतिनिधित्व न सुनिश्चित हो जाए, जब तक 52% कैबिनेट के जो सेक्रेटरी हैं उसमें बैकवर्ड का प्रतिनिधित्व न हो जाए, तब तक इस देश की व्यवस्था साफ सुथरी नहीं चल सकती। और ये देश तब मजबूत हो पाएगा जब प्रपोर्शनेट, आनुपातिक आधार पे प्रतिनिधित्व मिलेगा। आखिर देगा कौन इसको? कौन प्रयास करेगा? आज हर चीज का निजीकरण किया जा रहा है। जो निजीकरण करने बैठे हैं, ये उनकी बपौती, ये देश नहीं है। ये देश उन वीर शहीदों का है, उनके बच्चों का है, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए प्रयास किया था। और सावरकर, कायर सावरकर जैसे लोग जो 60 रुपए के पेंशन पे जीवित रहते थे अंग्रेजों के, ऐसे लोगों के जो आज औलादे हैं, वो इस देश को बेच लेंगी। आज में पूरा का पूरा कमाल ये हो गया। अंतिम बात ये जरूर आपसे कहना चाहेंगे कि अगर 5000 कश्मीर के पंडित पलायन करते हैं, तो हमारे देश में उनके पुनर्वास के लिए जगह बनाए जाते हैं, मंत्रालय बनाया जाता है। और 1989 में ही, 1990 मान लीजिए, 1990 में ही, क्योंकि जनवरी की घटना है जब वहां से कश्मीरी पंडित भाग के आए थे, 1990 में ही पुनर्वास मंत्रालय बनाया दिया जाता है। और आज तक वो हरामखोर उसी उसी जो टेंट लगाए गए हैं, उसी में रह रहे हैं, और करोड़ों रुपया खर्च हो गया, आज भी उस कश्मीरी पंडित के नाम पे जीवित है। लेकिन जो गांवों से पलायन करके रेलवे के किनारे जिन्होंने झुग्गियां बसा ली है,
ऐसे लोगों की 48,000 लोगों की झुग्गियां तोड़ी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि कोई भी कोर्ट इस पे स्टे न दे, कोई भी कोर्ट इस पे स्टे न दे, क्योंकि सरकार की मंशा यह है कि जब निजीकरण रेलवे का हो रहा है, ट्रेनें बेची जा रही हैं, तो पटरी के इर्द गिर्द झुग्गी झोपड़ियां नहीं रहनी चाहिए। यह सरकार की मंशा है, लेकिन सरकार की मंशा बोल कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का एक दायरा है। सुप्रीम कोर्ट का दायरा यह है कि जब तक उसके सामने कोई पिटीशन न जाए उस पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन आजकल नया दायरा शुरू हो गया है। राजनीतिक बयान हमारा जो आर्मी ऑफिसर है, आर्मी का चीफ है, वो देगा। राजनीतिक बयान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देगी। राजनीतिक बयान हमारे ब्यूरोक्रेट वो देंगे। क्या हर व्यक्ति राजनीतिक बयान देने के लिए है? राजनीतिक बयान देने के लिए डेमोक्रेट कम पड़ गए हैं क्या? और हर व्यक्ति राजनीतिक बयान दे रहा है। कमाल तो तब हो जाता है। लेकिन आज हम शिक्षा दिवस पे ही केंद्रित करेंगे। असली शिक्षा दिवस मनाया जाना चाहिए। सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले साहब को पूरी तरह से शिक्षा के नाम पे ये दिन समर्पित किया जाना चाहिए। फिर देखिए शिक्षा का स्तर क्या होता है। और इस देश में शिक्षा का जो निजीकरण किया जा रहा है, जिनको नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस, नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर कहीं आता है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ही आ रहे हैं, जो प्राइवेट विद्यालय हैं। ये जो हाइब्रिड कल्चर है, दोगलापन है, ये दोगलापन कब तक चलेगा? इसलिए निजीकरण विद्यालयों का बंद होना चाहिए। शिक्षा को राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और मुफ्त की शिक्षा दी जानी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुफ्त की शिक्षा देने में आप जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्णों को बांट दीजिए। कोई बांटने की जरूरत नहीं है। आप सबको मुफ्त शिक्षा दीजिए। ये सरकार की लायबिलिटी है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इस बात को पूरा कर सकती है। और इस देश को अगर मजबूत बनाना है तो मजबूत बनाने के लिए देश को चीज़ों को राष्ट्रीयकरण करना पड़ता है और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। शिक्षा नीति निर्धारित करने के लिए जो उद्योगपतियों की कमेटी बनाई जा रही है, इसकी हम घोर मजम्मत करते हैं, घोर विरोध करते हैं, घोर आपत्ति दर्ज कराते हैं। और जब तक ये घोर आपत्ति नहीं दर्ज होगी, शिक्षा के महत्व को समझिए। अगर गरीब का बेटा जो अपनी पुश्तैनी व्यवसाय को अपना करके रोजी रोटी चला रहा है, उसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, तो वो तब तक नहीं जोड़ा जा सकता जब तक शिक्षा को पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा, मुफ्त नहीं किया जाएगा। और जब तक वो नहीं जुड़ेंगे तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता, देश विकास नहीं कर सकता। तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान पे ये देश विश्व गुरु रहा है। विश्व गुरु सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तरह चोरी करके, साहित्यिक चोरी करके नहीं बना है। विश्व गुरु तब बना है जब तथागत गौतम बुद्ध कहते थे कि एक भिक्षु को जब उन्होंने स्वतंत्र कर दिया कि अब जाओ, तो उन्होंने ये कहा कि इधर मत जाना, उधर मत जाना, पूरब मत जाना, पश्चिम मत जाना, दक्षिण मत जाना। तो उस भिक्षु ने कहा कि ऐसा क्यों बनते जी, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि अगर इधर जाओगे तो तुम्हें भिक्षा नहीं मिलेगी। बोले ठीक है, मुझे भिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छी बात है। मैं ये मान लूँगा कि शायद भिक्षा पाने लायक हमने कोई कर्म नहीं किया, या भिक्षा पाने लायक हमने कोई प्रयास नहीं किया, हम में कुछ ज्ञान की कमी रह गई है,
जिसकी वजह से हमें भिक्षा नहीं मिला, हम फिर ज्ञान प्राप्त करेंगे। फिर दूसरी तरफ के लिए जब पूछा तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि उधर जाओगे तो तुम अपमानित किए जा सकते हो। तो उस भिक्षु ने कहा कि भंते मैं तो फिर उधर ही जाऊंगा। बोले क्यों? बोले इसलिए जाऊंगा कि उन्होंने सिर्फ, वो मुझे मार भी सकते थे, सिर्फ अपमानित करके छोड़ दिया, तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि वो मार भी सकते थे, सिर्फ अपमानित करके छोड़ दिया। फिर पूछा फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तो अगर दक्षिण जाओगे, दक्षिण अब मत जाना। बोले क्यों नहीं जाएंगे? बोले दक्षिण जाओगे तो तुम्हें मार भी देंगे। तो बोले कि भंते मैं तो फिर जाऊंगा वहां दक्षिण तरफ। बोले क्यों? क्योंकि दक्षिण इसलिए जाऊंगा कि वो मारेंगे हमको, वो मुझे जान से भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे जान से नहीं मारा, सिर्फ मारा ही है। तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि आप मुझे जान से भी मार सकते थे, लेकिन हमें आपने मारा नहीं। फिर तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर मान लो तुम्हें जान से ही मार दे, तब उस भिक्षु ने कहा कि अगर वो मुझे जान से मार देंगे तो मैं जो ये जीवन के मार हैं उससे मुक्त हो जाऊंगा। फिर तथागत गौतम बुद्ध ने उस भिक्षु को कहा कि तुमने वास्तव में शिक्षा ग्रहण कर ली है, तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो, अब कोई भी तुम्हें कहीं रोक नहीं पाएगा, कोई टोक नहीं पाएगा। शिक्षा में जो विनम्रता आती है, शिक्षा में जो शालीनता आती है, शिक्षा में जो विनय आता है, उसी को शिक्षा कहते हैं, जिसमें दर्प हो, जिसमें घमंड हो, जिसमें अपने किसी को जिताने की चाहत हो, खुद जीतने की चाहत हो, वो शिक्षा नहीं हो सकता। उस शिक्षा के हमें जरूरत नहीं है। ऐसे शिक्षक दिवस की जरूरत नहीं, बल्कि शिक्षा दिवस की जरूरत है। आप सभी इतनी देर तक हमसे जुड़े रहें, बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप सभी का प्यार मिलता रहेगा, तो इसी तरह टॉपिक पे आप सभी लोगों से जुड़ते रहेंगे। सभी को नमस्कार, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम। शिक्षा दिवस की, फिर शिक्षा दिवस की आप सभी को बधाई और अनुरोध की शिक्षा के लिए प्रयास करें। मुफ्त शिक्षा इस देश में मिल पाए सबको, उसके लिए प्रयास करिए। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।